Good morning, everyone. Good morning. Yes, Ritik, Shubham. What about the other students? Join the class fast. Just drop a message. Okay. तो join क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? Yes, Aman, you have asked a question ना? एक आपने न्यूमेरिकल पूछा था ग्रुप में. वो मैंने आपका जब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद? रिफ्लेक्शन के बाद क्या पॉइंट्स आ रहे हैं? करा है आपने? नहीं मैम. तो आपको दिक्कत क्या हो रही है फिर? मैं इसको बस मेरा सबको दिक्कत. हाँ जी. सबको ही दिक्कत हो रही है मैम. कहाँ दिक्कत हो रही है यही तो पूछ रही हूँ. मैम पूरा बता दो एक बार वो. अच्छा, तो मेरा सॉल्व हो गया है. बस मैं एक बार फोटो खींच के ना, लेट मी जस्ट. ठीक है, मैं अभी आपको बस होने वाला है. लेट मी जस्ट शो इट टू यू. और एक चीज मैं और बताना चाहती थी कि असाइनमेंट जो है ना, बाय टुडेज इवनिंग यू हैव टू सेंड मी, बिकॉज आई हैव टू सबमिट द मार्क्स. मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है कॉलेज की तरफ से, और मुझे आपके जो सेकंड एमसीक्यू है और सेकंड असाइनमेंट है उसके मार्क्स सबमिट करने हैं हर एक बच्चे के. तो आई हैव द टाइम टिल टुडेज इवनिंग बाय 6 PM. तो यू हैव टू सेंड मी द असाइनमेंट बाय 6 PM. लेट मी जस्ट शो यू द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे एमसीक्यू भेजा है. बहुत ही कम बच्चों ने एमसीक्यू भेजा. मुझे समझ नहीं आता व्हाई यू पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट योर एमसीक्यूज. 0 मार्क्स रख के जाएंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं वो तो सेकंड रोल है, बट अगर आप एमसीक्यू दे ही नहीं रहे हो तो फिर उस केस में तो बहुत ही अलग है. लेट मी जस्ट शो यू. मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी जीमेल. ठीक है, और उसमें आई जस्ट शो यू कि आप में से किस किस बच्चे ने भेजा है. कैन यू ऑल सी माय अकाउंट, जीमेल अकाउंट? इसमें ये प्रेम है, एक पंकज, निखिल, साहिल कुमार, सरिता, मोहित वत्स, ऋतिक मक्कर, दीपक कुमार, रोल नंबर 9, कुणाल सिंह, शुभम, नेहा, ऋतिक साहू, अमन रावत और मनीष कुमार, रोल नंबर 23. दैट्स इट. और एक दीपक मलिक. इसके अलावा कोई और है जिसने भेजा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 बच्चों ने दिया है टेस्ट. कमाल है. और क्लास क्यों नहीं ले रहे हो बच्चे? आज आए क्यों नहीं अभी तक? क्या हुआ? फर्स्ट क्लास में मैम आज कोई क्लास नहीं. हाँ? आज कोई क्लास नहीं लगी ना मैम. क्यों? पता नहीं मैम, सुबह सुबह मैसेज आ गया था कि कोई क्लास, मतलब टीचर्स ने मैसेज डाल दिया था कि आज क्लास नहीं लगी. मैंने तो मैसेज नहीं डाला था ना. तो यू हैव टू ज्वाइन द क्लास. पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं.
चलो मैं ये हो गया है मल्टी मेरा, मैं 1 मिनट में इसको, मेरे को 1 सेकेंड दो, मैं बस पोस्ट करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को अपने नेम पता चल गया है कि सिर्फ 15 बच्चों ने दिया है, ठीक है। और असाइनमेंट तो सिर्फ एक ही बच्चे ने सबमिट किया है, नेहा। बाकी आप लोगों का असाइनमेंट सबमिट नहीं है। तो जैसे मैंने बोला, मुझे असाइनमेंट चाहिए बाय टुडेज इवनिंग। मैं 1 मिनट सोल्यूशन जो है वो के ग्रुप में डाल रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको डिस्कस भी कर देती हूँ। सबको मिल गया ग्रुप में सोल्यूशन? हैव यू सीन इट? यस मैम, गॉट। 1 मिनट, मैं जरा इसको डेस्कटॉप पे ओपन करती हूँ। सुबह से आपकी 3 क्लास होती है, एक भी क्लास नहीं लगी, कमाल है। नहीं मैम। हाँ, सबको दिख रहा है ये? डाउनलोड ही कर लेती हूँ। जी मैम। हाँ, तो देखो आपका ट्राइंगल था, उसके पॉइंट्स दे रखे हैं P 10,50, Q 40,60 और R जो है दैट इज योर 10,80, ठीक है। तो दिस इज योर ट्राइंगल, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले रिफ्लेक्शन करना है अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि आपका ये ट्राइंगल है, सब देख रहे हो, ठीक है। जी मैम। मैंने ना जो सॉल्व किया है बिल्कुल डायरेक्ट किया है। यू विल, जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, लेट सपोज दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, तो आपको प्रॉपर जैसे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं कि रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखोगे, क्योंकि हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखना है। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखा होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में। आपको पता है कि क्या होता है एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, एक्स रिमेन अनचेंज और वाई नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है, यही होता है ना। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स क्या होता है? यस क्लास, दिस इज 1 0 0 -1, यही लिखा है मैंने। अब जब इसको हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो इट इज 1 0 0 0 -1 0 0 0 1। अब इस दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? अपने ट्राइंगल के मैट्रिक्स से। तो ट्राइंगल के मैट्रिक्स आपका P, दिस इज योर P 1050, Q 4060 और R 1080, और लास्ट में आपकी ये डमी रो है 1 1। जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई तो सबको आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। every row will multiplied by every column in order to obtain the first element, that is 1 will be multiplied by 10 plus 0 into 50 plus 0 into 1 gives you 10। Similarly फिर फर्स्ट रो को किससे करोगे? सेकेंड कॉलम से। तो 1 को 40 से, 0 को 60 से और 0 को 1 से, तो आपके पास आ गया यहाँ पे 40। सिमिलरली फर्स्ट रो को किससे करोगे? थर्ड कॉलम से। तो 1 into 10, 0 into 80, 0 into 1। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से, और फिर यही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास फाइनल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जब आपने इसको रिफ्लेक्ट किया एक्स एक्सिस में, मतलब कि आपकी मिरर इमेज कहाँ पर आएगी? यहाँ पे। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है कि ये वाला जो होता है, जो ये वाला क्वाड्रेंट होता है, इस क्वाड्रेंट में आपका एक्स तो पॉजिटिव होता है बट वाई नेगेटिव होता है ना। तो देखो 10 -50, 40 -60 एंड 10 -80, ये आपके पॉइंट्स आ गए। गॉट इट?
और ये तो आपकी डमी रो है। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन में क्या था कि आपको सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट कराना है अबाउट एक्स एक्सेस। तो आपको सबसे पहले एक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन का। सो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन? दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रिफ्लेक्शन इन होमोजेनियस कोऑर्डिनेट। यू विल मल्टीप्लाई इट विद द ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हो? मैम इतना कर लिया था बट मैम क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आल्सो वर्क आउट द ट्रांसफॉर्मेशन टू रूट द अबव। हाँ हाँ, तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया आपने। फर्स्ट पार्ट में रिफ्लेक्शन कर लिया। रिफ्लेक्शन के बाद क्या लिखा हुआ है कि ऑल्सो रोटेट भी बोला है ना उन्होंने। तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज रोटेशन का 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेशन का मैट्रिक्स लिखो सबसे पहले। तो आप नोट्स में देखोगे तो व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर क्लॉकवाइज इज cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। और अगर होमोजेनियस में लिखोगे तो 0 0 0 0 1। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है या मेंशन नहीं होता तो माइनस साइन यहाँ पर आता है, बट वंस इट इज मेंशन कि इट इज क्लॉकवाइज तो आपका माइनस साइन यहाँ पर आएगा। आप अलग अलग बुक में देखोगे तो सब जगह अलग अलग मैट्रिक्स है। ये माइनस का डिफरेंस हर जगह दिखता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने आपको ये वाला पढ़ाया है तो आप यही वाला करोगे, दैट इज cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, क्योंकि हम कॉलम मैट्रिक्स यूज करें, वी आर नॉट यूजिंग द साइन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो ठीक है, ये हमारा फॉर्मेशन है। अब आपको पता है कि cos 90 जो होता है ना वो 0 होता है और sin 90 1 होता है। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा ओवर हियर। तो cos 90 गिव्स यू 0, sin 90 गिव्स यू 1। तो यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस 1 आ गया। इसी तरीके से 1 0। तो ये तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गया ये वाला। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यू विल मल्टीप्लाई इट विद द रिफ्लेक्टेड ट्राइंगल। जो आपका ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स ऊपर आए थे ना, ये देखो, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स आए थे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स आए थे, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो अच्छा। यहाँ पे ना आई हैव डन अ स्मॉल मिस्टेक, पता नहीं क्यों मैंने ये मिस्टेक कर दी। ये उल्टा लिखना है आपको, मतलब कि पहले टी आएगा फिर ये आएगा। आई हैव डन अ मिस्टेक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला ट्राइंगल विल कम आफ्टर टी। तो यू हैव टू डू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, नॉट ऑब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पर हमने किया था ना कि पहले, बट आई थिंक आंसर सेम आएगा। नहीं 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 नहीं, आंसर नहीं सेम आएगा। मैम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो इसमें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों में। मैट्रिक्स के अंदर गलत हो जाता है, मैट्रिक्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू विल कम हेयर। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओ, टी को मल्टीप्लाई कराओ एक्स से। मैं जरा रफ साइड में मल्टीप्लाई करती हूँ। लेट मी जस्ट टेल यू द सोल्यूशन। आप सोल्यूशन अपना नोट कर लो और फिर खुद करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका 10 -50 1 40 60 1 10 -80 1। So let me just multiply it. पॉइंट्स आ रहे हैं आपके -50, -10, जो आपका रोटेट करने के बाद p की वैल्यू आई है, p डैश डैश, इट इज -50, -10। q डैश डैश आया है -60, -40, एंड r डैश डैश जो आया है दैट इज -80, -10। जस्ट नोट डाउन द आउटपुट्स और फिर इसको आप पहले p डैश क्या आया था? p डैश आपका था ऊपर वाला जो हमने करा था। ठीक है, अब p डैश डैश क्या आया है? इट इज, आपने मल्टीप्लाई किया किसी ने? -50, -10। आई यू गेटिंग इट? मैं क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है किसी को? यस मैम। कि ये चीज ध्यान रख लो कि मेट्रिक इज नॉट कम्यूटेटिव। यू कैन नॉट डू लाइक a multiply b is equals to b multiply a, where a and b are the two metrics.
हमेशा जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो हमेशा जो टी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज ऑलवेज मल्टीप्लाई विद द ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते जैसे मैंने यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स लिख दिया फिर टी लिखा, उनको मल्टीप्लाई कर, ये रॉन्ग आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट करके आप करोगे, मैं इसको करेक्ट करके करेक्ट पिक्चर है वो भेज दूंगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका -80, -10, -80, तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। तो दिस वाज योर क्वेश्चन, जिसमें आपको रिफ्लेक्ट करना है फिर रोटेट करना है 90 डिग्री। और आप खुद देखो, जब आप रोटेट करोगे 90 डिग्री तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो आपकी सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, देख लो, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, दोनों तीनों क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, सो दिस इज योर सोल्यूशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इसमें दिक्कत क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें क्या दिक्कत थी? पहले आपको देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आएंगे कि पहले आपको रिफ्लेक्ट करना है फिर रोटेट करना है। तो या तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करो। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि यू विल जनरेट अ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू, पहले आप यहाँ पर लिखो मैट्रिक्स किसका, अपने रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स लिखो। रिफ्लेक्शन का मैट्रिक्स जो होता है उसको फिर मल्टीप्लाई करवाओ किससे? या रोटेशन मैट्रिक्स से। ठीक है, हमेशा हमें कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, देन रोटेशन, फिर इनको मल्टीप्लाई करके हमारा कंपोजिट मैट्रिक्स आ जाएगा। जो कंपोजिट मैट्रिक्स आएगा वो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अपने ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट से। तो आंसर शुड बी सेम इन बोथ द केसेस। अब हमने क्या किया, हमने पहले रिफ्लेक्शन वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ऑब्जेक्ट के मैट्रिक्स से, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट का मैट्रिक्स आ गया फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया है किससे? रोटेशन वाले ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। इज इट क्लियर? समझ में आता है कि सब कुछ ऊपर से जाता है? आता है मैम। चलो गुड। नाउ दिस इज योर यूनिट 2 टॉपिक। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 3 जो है दैट इज अबाउट कर्व्स, वी विल बी डूइंग इट आफ्टर यूनिट 4। यूनिट 4 के बाद यूनिट 3 कवर करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग वर्किंग विद यूनिट 3 और सॉरी यूनिट 4, जिसमें पहला टॉपिक है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अभी तक हमने पढ़ा था 2D ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है हमने? कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांजिशन, ट्रांसलेशन। We have सबसे पहले we have studied about translation, then scaling, then rotation, then reflection, and fixed point scaling, fixed point reflection, rotation about a fixed point, शेयरिंग भी पढ़ा है हमने। तो ये सारी हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू 2D, मतलब कि there are only two planes we are talking about, x-axis and y-axis. Now this is a topic of your unit 4 which we called as 3D transformation. 3D transformation का मतलब क्या है? Now despite of having two axes you are working with three axes. ठीक है, x coordinate, y coordinate and the z coordinate. तो आपके पास तीन एक्सिस है, x axis, y axis and z axis. x represent your width. ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? y कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स विल रिप्रेजेंट योर हाइट, एंड z कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? डेप्थ। अगर इसका आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे तो वो कैसे बनता है? दिस इज योर हाइट, दिस इज योर विड्थ एंड दिस इज योर डेप्थ। तो ये आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हो आप x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस विच रिप्रेजेंट योर हाइट एंड z रिप्रेजेंट योर डेप्थ। ठीक है, अब आपको जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जैसे जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, नाउ अब आप कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो? वी आर टॉकिंग अबाउट 3D ऑब्जेक्ट्स, नॉट 2D ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन थ्री कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन 3 डायमेंशनल, उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अब देखो, अगर आपको 2D समझ में आया है ना, 2D के मैट्रिसेस याद है अगर आपको, तो 3D बहुत सिंपल है, बस उसमें कुछ नहीं करना है, 2 कोऑर्डिनेट की जगह 3 कोऑर्डिनेट में आपको मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, तो देखो
आप 2D में कैसे लिखते थे, x डैश इक्वल्स टू टी एक्स, ऐसे ही करते थे ना। t क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और x क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, है ना। अब यहाँ पर हम सारी बात किसके बारे में करेंगे, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हम सारी बातें करेंगे। नाउ या तो हम अपने x डैश को, हमने अभी तक जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर x डैश एज दिस, तब कि हम ऐसे लिख रहे हैं ना, x डैश, y डैश, z डैश और h यहाँ पर क्या है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, दैट इज अ डमी वेरिएबल, एंड फॉर द सेफर साइड विल टेकिंग h as 1. तो वी आर यूजिंग दिस नोटेशन, we are not using this notation. You remember this thing, that we are not using this row notation. हम ये column notation use कर रहे हैं, जिसमें हम अपने object matrix को कैसे लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं x dash y dash z dash, फिर x dash y dash z dash, मतलब कि लिख रहे हैं p q r जितने भी points है, ठीक है। So in today's class we are working with 3D transformation. 3D transformation where we are talking about the three axis. One is your x-axis, which represent your x-axis will represent your क्या बोला था मैंने, width, y-axis will represent your height, and z-axis will represent your depth, ठीक है। Now every coordinate, हर coordinate जो होगा has three coordinates, has three values. One is x, y, and z, ठीक है। Now let's proceed with the next topic. We have to start translation, 3D translation. अब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपको उसको ट्रांसलेट करना है, तो अगर आपके पास शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय 3D ट्रांसलेशन, तो देखो जो 2D में पढ़ा है एग्जैक्ट है 3D में, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या है कि अब आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, अब उसको आपने किस में मूव करना है, 3D प्लेन में मूव करना है, और उसमें कितनी ट्रांसलेशन वेक्टर्स होंगे, ऑफ कोर्स उसके अंदर कितने वेक्टर्स होंगे, 3 वेक्टर्स होंगे, tx, ty एंड tz, one with respect to x-axis, one translation factor with respect to y-axis, and one translation factor with respect to z-axis. देखो आपको याद होगा कि हमने जो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पढ़ा था इन 2D ट्रांसलेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था, 1 0 tx, 0 1 ty, 0 0 1, इतना ही किया था। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। हमने पढ़ा था 1 0 tx, 0 1 ty, 0 0 1. This was our translation matrix in 2D. Now जब हम बात कर रहे हैं translation matrix in 3D, तो हमें किस तरीके से लिखना है, वी हैव टू राइट इट डाउन, कि पहले तो हम अपना पूरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 0 1 0 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 1, मतलब कि सारे जो डमी जो डायगोनल रो है, दिस इज आवर डायगोनल, उसके एलिमेंट्स को 1 रख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे वी आर राइटिंग tx, the fourth column we are writing ty, and यहाँ पे tz, और फिर we are putting a dummy row which is 0 0 0 1, ठीक है। तो किस तरीके से याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 3x3 में आपने लिखा जिसकी डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। नाउ फोर्थ कॉलम में यू हैव रिटन tx, ty and tz, और दिस लास्ट रो इज योर डमी रो विच इज 0 0 0 और लास्ट में 1, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है अपने ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, x y z 1, ठीक है। यहाँ पे एवरी ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट x डैश इज इक्वल्स टू x प्लस टी वाई, y डैश इज इक्वल्स टू y प्लस टी वाई। ये हमने किया था ना 2D में, कि हमारा x डैश कैसे निकलेगा, जब उसमें हम ओल्ड वैल्यू में क्या ऐड कर देंगे, tx। y डैश कैसे निकलेगा, ओल्ड वैल्यू में हम क्या ऐड करेंगे, ty। सिमिलरली z डैश विल बी कैलकुलेटेड एज व्हेन वी ऐड ओल्ड वैल्यूज z के अंदर हम tz ऐड कर देंगे। अब इसको हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में लिखना है। खुद देखो आप कि यहाँ पर देखो, मैं एक और तरीका आपको बताती हूँ। इस वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, ऑल ऑफ यू कैन यू सी दैट दिस इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है। Yes, इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो खुद देखो, जब आप x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट इज 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे पहली इक्वेशन में लिखा क्या हुआ है, x प्लस tx।
क्या यहाँ पे y का कोई कोफिशिएंट है? नो। z का कोई कोफिशिएंट है? नो। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 0, y की जगह पे 0 और z की जगह पे 0, एंड यहाँ पे tx है तो यहाँ पे आपने लिख दिया tx. सिमिलरली यू विल कम फॉर द नेक्स्ट इक्वेशन. तो नेक्स्ट इक्वेशन में कोई x का कोफिशिएंट है? नहीं, तो यहाँ पे आ गया 0. y का कोई कोफिशिएंट है? यस, y का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो यहाँ पर आ गया y की जगह पे 1. z का कोई कोफिशिएंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो z की जगह पे आ गया 0 और यहाँ पर ty. ठीक है. सिमिलरली in the third equation there is no coefficient of x and no coefficient of y. तो यहाँ पर आपने x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 और z की जगह पे क्या आ गया? 1 और लास्ट में tz. ठीक है. इतना तो आपने इक्वेशन की हेल्प से 3 रो को डिराइव कर लिया. लास्ट रो आपको पता है होमोजीनियस की लास्ट रो क्या होती है? 0 0 0 1. ठीक है. और इसको आपने, ये आपके कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट की, ये पॉइंट. अभी हम किसको मूव करना सीख रहे हैं? वी आर ट्रांसलेटिंग अ सिंगल पॉइंट. अ सिंगल पॉइंट इज हैविंग 3 कोऑर्डिनेट्स x, y and z and one is a dummy variable. So this is the way how we do translation in 3-dimensional. Are you all clear? सबने नोट किया है? जस्ट नोट डाउन. मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं या जो कुछ ऐसे डेरिवेशन पढ़ते हैं तो उसको नोट किया करो, थोड़ा सा दिमाग में चली जाती है वैल्यूज. ठीक है. और इस इक्वेशन की हेल्प से डिराइव द होमोजेनियस फॉर्म ऑफ 3D ट्रांसलेशन. ठीक है. ट्रांसलेशन अगर देखो एग्जाम में आता है 3D ट्रांसलेशन क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रांसलेशन. नाउ यहाँ पर देखो कोई डायग्राम नहीं बना हुआ, बट आपको पता है कि ट्रांसलेशन का डायग्राम क्या होता है, पता है ना? तो वो डायग्राम बना दो. मैंने आपको 2D में बनाया हुआ है, तो जो 2D में बनाया है उसको 3D के फॉर्म में बना दो. तो यू नीड टू बी क्वाइट इनोवेटिव. ये नहीं कि जो दिखाया है सिर्फ उतना ही करना है. ऑलवेज अपने एग्जाम को थोड़ा सा आंसर शीट है उसको इलेबोरेट करके लिखो. और अपनी मैं बार बार हर क्लास में बोलती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू मेक योर आंसर्स इलस्ट्रेटिव. एग्जाम्पल्स दो और डायग्राम बनाओ. अगर डायग्राम बन सकते हैं तो डायग्राम में ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज टीचर्स while checking your answer sheets they don't have time to read your lines. They will see the example, they will see the diagram and will give you full marks. ठीक है. तो जितना कम जो बच्चे पैराग्राफ में आंसर्स देते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ लिख देते हैं, उनको हमेशा कम मार्क्स मिलते हैं. ऑलवेज ट्राई टू यूज इंडेंटेशन. Yes. What I was saying कि हमेशा अपने आंसर शीट में इंडेंटेशन का यूज करो, एग्जाम्पल्स दो और डायग्राम्स ड्रॉ करो. ठीक है. तो 3D ट्रांसलेशन क्लियर हुआ. नाउ जंप टू 3D स्केलिंग. 3D स्केलिंग क्या है? सबसे पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केलिंग. तो स्केलिंग क्या होती है? यू ऑल नो स्केलिंग मीन्स चेंजिंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ईदर यू वांट टू इंक्रीज एन ऑब्जेक्ट साइज, दैट मीन्स ईदर यू वांट टू एनलार्ज, अपने ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करना चाहते हो. फॉर दैट योर जो स्केलिंग फैक्टर्स होते हैं, स्केलिंग फैक्टर्स लाइक योर sx and sy and sz all will be greater than 1. ठीक है. और either you want to compress your object. ऑब्जेक्ट को compress करने में always your scaling factors will be less than 1. ठीक है. अब आपको पता है स्केलिंग कितने तरीके की होती है? Who will tell me? What are the types of scaling? Scaling is of, yes class, scaling is of 2 types, uniform scaling and non-uniform scaling. मैडम अपना माइक तो ऑन करो. Oh sorry. आवाज नहीं आ रहा. हाँ, एक्चुअली my mic was off. Now अब देखो, स्केलिंग हम पढ़ रहे हैं 3D स्केलिंग. So when you start explaining 3D scaling, तो 3D scaling में you need to give the definition of scaling first. That is, what is scaling? Scaling, you know that it is the process of changing the size of an object.
अब ऑब्जेक्ट कैसा है आपका 3D ऑब्जेक्ट, तो आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, x डैश विल बी इक्वल्स टू, आपने 2D के अंदर क्या पढ़ा था कि आपका, आप क्या करते हो स्केलिंग में, ऑब्जेक्ट को या तो एनलार्ज करते हो या कंप्रेस करते हो, और एनलार्ज और कंप्रेशन कैसे की जाती है, बाय मल्टीप्लाइंग द ओल्ड वैल्यूज विद द स्केलिंग फैक्टर, तो x डैश विल बी x मल्टीप्लाई बाय sx, ठीक है। सिमिलरली y डैश विल बी y multiply by sy, and your z dash will be z multiply by sz। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को, ये 3 इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, I can write it like this, है ना, कि x डैश में y और z में तो आप कुछ मल्टीप्लाई yes, करते हो, और सिमिलरली यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हो 0। मैम बट y कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है हमारे पास, 0 आना चाहिए ना, इसलिए तो 0 लिखा है, y की जगह y को 0 से मल्टीप्लाई करा है तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि हम y और z डायरेक्शन में कुछ नहीं कर रहे हैं,